मीट द ऑथर की एक और मुलाकात के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हमारे साथ मुलाकात के लिए हैं मौजूद नैयर मुस्तफ़ा। नैयर मुस्तफ़ा फ़िक्शन लिखते हैं, नॉन फ़िक्शन लिखते हैं। फ़िक्शन की बहुत सारी असनाफ में इन्होंने लिखा, अफसाना लिखा, खाके लिखे, रिपोर्टें लिखी, फ्लैश फ़िक्शन लिखा, नॉवेला लिखा और इस पूरे सफ़र में मुख्तलिफ़ जॉनराज में अपना एक्सप्रेशन ज़ाहिर करते रहे हैं। आज हमने उनको मुलाकात के लिए बुलाया है और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनके इस पूरे सफ़र के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। नैयर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया इस मुलाकात के लिए हमारे चैनल की। तो मैं सवाल यहीं से डायरेक्ट शुरू करता हूँ कि जो आपके अफसाने का सफ़र है, क्योंकि आपने जितना लिखा उसमें सबसे ज़्यादा अफसाना ही लिखा। तो ये अफसाने की तरफ जो आने का सिलसिला है वो निश्तर में शुरू हुआ जी। और फिर आपकी जो पहली किताब है नर्क में निर्तगी, उसमें कुछ अफसाने थे, कुछ खाके थे। वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है और फिर उसके बाद का जो अफसाना है वो एक मुख्तलिफ़ तरह का अफसाना है। दूसरी किताब आई और फिर दूसरी किताब जब दूसरी बार छपी तो वो एक तीसरी शक्ल में छपी। तो हम इनको 3 किताबें भी समझ सकते हैं, 2 किताबें भी समझ सकते हैं। तो ये अफ़साना या कहानी कहने की जो तहरीक है, वो बुनियादी तौर पे उस वक़्त शुरू कैसे हुई? वो क्या मुहर्रिकात थे? कौन-सी चीज़ें आपको मोटिवेशन दे रही थी कहानी लिखने के लिए? कहानी मिल कैसे रही थी? देखिए, ज़िंदगी मुझे समझ ही कहानी में आती है। अ, बचपन से, हमेशा से मुझे इसलिए फ़िल्म अच्छी लगती है, मुझे इसलिए ड्रामा अच्छा लगता है, मुझे दास्तानें सुनना अच्छा लगता है। मुझे अपने बचपन में फ़ैमिली के भी वो लोग अच्छे लगते थे जो बुनियादी तौर पर किस्सा गो थे। बोले वो जी, गॉसिप्स भी कर रहे थे ना, वो कहानी की शक्ल में वो गॉसिप करते थे। तो मैं चुन-चुन के उन बुज़ुर्गों के साथ, उन बाबों के साथ बैठा करता था। तो कहीं न कहीं कहानी से आशनाई तो मेरी हो रही थी इस सारे प्रोसेस में। लेकिन उम्र बड़ी कम थी, मोड ऑफ एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा था। हुँ, तो जो पहली चीज़ समझ आई वो तो यही कि शेर कहते हैं, क्योंकि हर कोई शेर ही कहता है। हुँ, आपकी किताब में भी, टेक्स्ट बुक में भी शेर हैं। शेर है। तो वो मैंने लिखना स्टार्ट किया। अच्छा, कहीं न कहीं 2 मिसरों में कहानी बंद हो जाया करती थी। हुँ, लेकिन उसकी जो पोएटिक्स थी, जो उसकी क्राफ्ट थी, उसको समझने पर कोई मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है। और जब मुझे पता लगा कि असल में शायरी ये नहीं होती, शायरी कुछ और होती है और उसको सीखना होता है और उसके सीखने के ये मदारिज होते हैं, तो मुझे लगा ये तो कोई बहुत लेबोरस एक्टिविटी है। मैं उससे डर गया, मैं उससे घबरा गया। मैंने कहा रीडर होना बड़ा अच्छा है, फिल्म देखना बड़ा अच्छा है, ड्रामा देखना बड़ा अच्छा है, हुँ, मगर ये लेबर वाला काम नहीं। ठीक है। तो मीनवाइल निश्चर में पहुंच गया और 2-3 साल से मैं एक्सप्रेशन लेस था और बज़ाहिर मैं खुश भी था। निश्चर जब मैं पहुंचा तो यकदम मैंने वहाँ पे 200-250 लोग एक क्लास में देखे हुँ, और वो वहाँ का पूरा अमला, प्रोफेसर से लेके और वो जो डाइसेक्शन हॉल में काम करने वाले स्वीपर तक। तो एक तो ये क्लास सिस्टम से एक नए अंदाज में आशनाई थी, ये बहुत सारे कल्चर्स के साथ एक नए अंदाज में आशनाई थी, ये एक बहुत सारी नई कहानियों के इम्कानात थे। अच्छा, मेडिकल की स्टडी में मैं चूँकि बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, हुँ, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं ऑब्जर्वेंट हो गया। मैंने उन ठीक है। लोगों को, अपने क्लास फेलोज़ को, उनका मुशाहिदा करना स्टार्ट कर दिया, उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी। तो वह क्रॉस द कंट्री, बल्कि बाहर के लोग भी थे। एंड आई बिकेम वेरी सोशल। मैं उन सब के साथ सोशल हुआ, मेरा उन सब के साथ मुकालमा रहा, उनको समझने की कोशिश की। फिर सीनियर्स 5 क्लासें, थोड़े और टाइम गुजरा तो वो 250 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, 1,500 ठीक है। लोग पूरे मुल्क से। तो वहाँ से तो कहानियाँ उबल उबल कर आ रही थी, वो हुँ, फूट फूट कर निकल रही थी। हुँ, तो लिखी मैंने सिर्फ 10 कहानियाँ उस टाइम पे, हुँ, क्योंकि शायद मेरा क्रिएटिव फ्लो इतना नहीं था। लेकिन कहानियाँ जो मैंने कंसीव की वो सैकड़ों थी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ, कि वो पीछे से एप्टीट्यूड था और यहाँ पे मुझे वो इन्वायरमेंट मिल माहौल गया। मिला और कहानियाँ मिलना शुरू हो गई। आप ये अब अगर आप ये सोचें कि अगर उस वक़्त आप निश्तर में ना जाते और शायद किसी और जगह जाते और एक डायरेक्शनल में उस वक़्त
सफ़र शुरू हो जाता सोशल साइंसेस का या किसी और चीज़ का। तो कहीं ये कहानियों के साथ जो जुड़त का ताल्लुक है ये मिसिंग होता, या किसी और शक्ल में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आता? ज़्यादा चांस ये होता कि मैं इस वक्त एक नकाद या एक मुहक्किक ठीक है। होता, मगर चूंकि कहानी कहीं अंदर भी थी, तो उस तनकीद में और उस तहकीक के अंदर जो है ना, कहानी उसका हिस्सा बन रही होती। बिल्कुल ठीक है। तो ये वो उस वक्त का जो गुस्सा था, उस गुस्से ने कहानी को लिखने में या उसको एक्सप्रेस करने में आपको लगता है कि मदद दी, या आपको जज्बाती किया? देखिए, गुस्सा था दो तरह का। हम्म। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। वो नर्क में नर्तकी, वो जी। नाम से ही पता लगता है कि वो गुस्से भरी किताब होगी। एक बंदा कह रहा है दोजक में रक्स, हम्म। तो आप किसी चीज को दोजक कह रहे हो तो कहीं ना कहीं गुस्सा है आपके ठीक अंदर है। भरा हुआ। एक गुस्सा तो था जो जो उस क्लास सिस्टम को समझने से, उस जिंदगी के जो फैक्ट्स थे जो एक नए अंदाज में आपके सामने उभर के सामने आ रहे थे, उसको समझने से जो एक टीनेजर में हो सकता है कि हम्म। अच्छा, ये पूरा निज़ाम ही गलत है, और शायद मालूम दुनिया का हर निज़ाम, हम्म। क्यों ऐसा क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है। फिर एक एंग्विश था, एक हार्मोनल एंग्विश, वो भी। अच्छा, एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बताया कि 3 साल से बंद था। ठीक है। एक्सप्रेशन ना मिलना, एक बंदा जो आर्टिस्ट का टेम्परामेंट रखता है और उसको एक्सप्रेशन ना मिल रहा हो, हम्म। तो वो भी। अच्छा, इस गुस्से ने तो मेरी कहानी को इन्फ्लुएंस किया, इन गुस्सों ने। और जो नर्क में नर्तकी के जो 10 अफसाने हैं उन पर डेफिनेट इसके इम्पैक्ट्स होंगे। लेकिन एक और गुस्सा था उस मेडिकल कॉलेज से निकाले जाने का। ठीक है। मैं नहीं समझता उस गुस्से का मेरी कहानी पे इम्पैक्ट है। रीजन, कहानियां तो पहले लिखी जा चुकी थी। आ, अच्छा। और बल्कि इस एक्सपेल्शन के टाइम पर तो मैंने दो चीजें लिखी हैं। मैंने तो खाके लिखे, हाँ, और और वो एक नॉवलेट सा है जो ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल। तो खाके तो बुनियादी तौर पर ह्यूमर का एलिमेंट लिए हुए हैं। तो हम्म। उस वक्त जब मैं अपनी एंटायर लाइफ पीरियड के सबसे क्रिटिकल टाइम में था, और समाज को मैंने डायरेक्टली सीना दिया था और समाज ने उस सीने पे ठोकर मारी ठीक हुई है। थी, मैं उस वक्त ह्यूमर लिख रहा था। हम्म। तो जो इनेट गुस्से थे, जो इंस्टिंक्टिव गुस्से थे, और जो इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग से पैदा होने वाले गुस्से थे, उन्होंने तो मेरी कहानी को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन वो जो जाती गुस्सा था, जो नर्क से निकाले जाने का गुस्सा था, हाँ। उसका मेरी स्टोरीज पे इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं है। वो बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि है, हम्म। लेकिन मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली टाइम फ्रेम बताया है, तो उस ठीक है। टाइम फ्रेम से वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। आप उस वक्त कहानी भी लिख रहे थे और साथ थिएटर भी कर रहे थे। जी। दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, दोनों का ताल्लुक किरदार से है, कहानी से है, मुकालमे से है, मगर एक्सप्रेशन में बहुत फ़र्क है और दोनों एक्सप्रेशन अपनी जगह पर पूरी एनर्जी मांगते जी। हैं। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी एनर्जी देकर दोनों को चला सकते हैं। तो उस वक्त जो आपकी उम्र थी और उस वक्त का जो नैयर मुस्तफ़ा था, वो इन दोनों में से किसको ज़्यादा इंजॉय कर रहा था? और आगे चल के आपने कहानी लिखने को जारी रखा, लेकिन थिएटर शायद कुछ सालों बाद, या जब ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो गए उसके बाद थिएटर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। ऑल्दो आप अभी भी उसकी कोशिश करते रहते हैं। तो इन दोनों मीडियम्स के साथ आपकी जो एसोसिएशन है, वो उस वक्त आप कैसी महसूस करते थे, आज कैसी महसूस करते हैं? और क्या उस वक्त अगर इन दोनों को आपने पैरेलल ना चलाया होता, तो आपका अफसाना जिसमें आज किसी हद तक हमें थोड़ा बहुत थिएटर का असर नज़र आता है, उसका इन मतलब उसका टेस्ट मिल जाता है अफसाने में ही, क्या वो होता या ना होता? तो थिएटर करने ने, और बिलखसूस फनिश्तर जहाँ से इब्तदा हो रही है थिएटर करने की, उसने इस कहानी पे क्या असर डाला? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काजी, लोडेड एज वेल। अच्छा, निश्चर के अंदर थिएटर शुरू किया, हम्म। लेकिन निश्चर में हम बहुत फ्रीक्वेंटली थिएटर नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इवेंट मेडिकल कॉलेज बेस्ड, था। ठीक है। इवेंट, साल में 2 इवेंट्स होंगे, 2 इवेंट्स के लिए आप ड्रामा तैयार करोगे। अच्छा, उस थिएटर में फिर बहुत ओरिजिनलिटी का मार्जिन भी नहीं था। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो वहाँ पे फन करने आ रही है, ठीक है। हंसने आ रही है, और वो जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर वही फिल्में देखती है जो पॉपुलर फिल्में, चलती हुई फिल्में या हम्म। चलते हुए ड्रामे। तो आप उसको अगर बांध सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ, तो पैरोडी के जरिए आपको कोई संजीदा पैगाम भी देना है,
तो उसी पैरोडी के अंदर Parody। लपेट कर देना है। ठीक है। तो जो नर्क में नर्तकी तक का अफसाना है उस पर तो थिएटर का बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। और उसको आप यूं भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि उस पूरी किताब में एक आध अफसाने को छोड़ के बाकी टोटल डायलॉग्स, नंबर ऑफ डायलॉग्स 10 से कम है। मैंने जब उस किताब को एज ए रीडर पढ़ा, मैंने कहा यार मैं तो डायलॉग लिख ही नहीं पा रहा, मैं तो डायलॉग लिख ही नहीं रहा, क्या मुझे डायलॉग लिखना आता है? ठीक है। दैट वाज अ क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक तो मेरा थिएटर और मेरा जो फिक्शन था वो इकट्ठा नहीं हुआ था। अच्छा, अब नर्क में नर्तकी को बतौर कारी पढ़ने के बाद और उसके जो रिस्पॉन्सेज आए, उससे एक नया सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि उससे मुझे यह एहसास भी हुआ कि हाँ, आई एम ए राइटर एंड आई मस्ट परसू दिस पैशन, मुझे चलना चाहिए आगे। यूनिवर्सिटी का जो दौर था मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट BZU में, वो बड़ा हंगामा खेज दौर था, क्योंकि था ही मैथ कम्युनिकेशन, इब्लाग करना है। तो वहाँ पे हम फिल्म भी ट्राई कर रहे थे, वहाँ पे हम थिएटर भी ट्राई कर रहे थे। जो यूनिवर्सिटी के 2 साल थे, इन 2 सालों में मैंने अफसाना नहीं लिखा। ठीक है। इन 2 सालों में मैंने थिएटर किया। वो जो अफसाना लिखने का फ्लो है, वो मास्टर्स की डिग्री पूरे होने के कोई 2-3 माह बाद, यूनिवर्सिटी दौर के अब जितने तजर्बात इकट्ठे हो गए थे, उस दौर में जितनी कहानियां कंसीव की हुई थी, वो जरा फरागत भी मिल गई। ठीक है। और थिएटर जितना हम कर चुके थे करके थक गए, टीम भी घरों को वापस चली गई, जो जहां से आया था वहां चला गया कि भाई तुम संभालो, तुमने जो करना है। थिएटर के कंटिन्यू ना रहने की एक वजह टीम का टूटना था। टीम का टूटना था। एक आइडियल टीम आपकी बन गई है, उस टीम में निस्टर से भी लोग हैं जिनके साथ आपने पहले काम किया, उस टीम में इंग्लिश डिपार्टमेंट से लोग हैं, उस टीम में उर्दू डिपार्टमेंट से लोग हैं, उसमें मैथ्स कम्युनिकेशन है। तो जिंदगी में जहां जहां आपका ताल्लुक रहा, जिन जिन लोगों से आप मुतासिर हुए, जिनको आपने मुतासिर किया, वो सब लोगों का वो एक कट था, सोडियम क्लोराइड उस नाम से, जब हम थिएटर ग्रुप कर रहे थे, और मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का अपना थिएटर ग्रुप। तो अच्छा, अब इसके बाद जो टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री के पहले एडिशन के अफसाने, कुछ तो अलामती और तजीदी अफसाने थे, उनके अंदर तो वो उस तरह से मुकालमा नहीं ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जो उसके अंदर बयानिया कहानियां थी, उसमें बहुत सारी कहानियां तो फिर लिखी डायलॉग के अंदर या मोनोलॉग के अंदर गई। ठीक है। तो टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री के अंदर नर्क में नर्तकी से एग्जैक्टली अपोजिट वे में ये डायलॉग ड्रिवन बुक बन गई। दैट वाज बिकॉज ऑफ द थिएटर। और वो जो 2 साल MSc के थे जिसमें आप थिएटर कर रहे थे, ये उसके बाद के अफसाने, ये उसके फौरन बाद के अफसाने। और अच्छा, एक चीज फिर और भी हुई। अब मैं इस वक्त तक थिएटर को परसू करने का सोच रहा था, टीम चली भी गई तो क्या हुआ, फिर टीम बना लेंगे। आपके मेरे मेंटर हैं सर खालिद सईद, वो मामा जहद शख्सियत थे, बहुत सारी कैपेसिटी में काम करते थे, तो शायद मुल्तान के वाहिद करियर काउंसलर भी वही थे। तो सर को मैंने गोलबाग में एक जगह पकड़ा, मैंने कहा सर मैंने आपसे करियर काउंसलिंग करनी है। उन्होंने कहा यार वो मैं उधर CDC में भी बैठता हूँ यूनिवर्सिटी में, यू कम देयर, विल हैव अ टॉक ओवर दैट ऑन अ कप ऑफ टी। तो मैं अगले दिन उनके पास पहुँच गया, तो गुफ्तगू हुई, क्या क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर थिएटर करना चाहते। कहते बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करो, पैशन है, लेके चलना चाहिए। मैंने कहा सर मैं प्रोफेशन के तौर पर सोच रहा हूँ। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली शायद प्रोफेशन के तौर पर अभी इतना प्रोस्पेक्ट नहीं है, करो ज़रूर, छोड़ना नहीं है। मैंने कहा सर मैं कमर्शियल राइटिंग सोच रहा हूँ। कहते हैं क्या करोगे तुम, लाइक? मैंने कहा सर वो अहमद इकबाल है, महमूद अहमद मूदी है, अभी तो जासूसी सस्पेंस की सर्कुलेशन लाखों में थी। मैंने कहा सर मैं यहाँ पे कहानियाँ भेजूँगा, मैं ट्रांसलेशंस करूँगा, वो भेजूँगा, नाम तब्दील करके इसमत मानो बन जाऊँगा, शुआ और ख़वातीन में भी छपूँगा, तो ये प्रोफेशन भी बन जाएगा, लिखने से भी जुड़ा रहूँगा। उन्होंने कहा ओके, 6 महीने हो गए तुम मुसलसल लिख रहे हो, 7वें महीने तुम्हारा लिखने का दिल नहीं है, किस्तवार कहानी है, डिमांड है, लिखनी है, क्या करोगे? मैंने कहा सर मजबूरी लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लिखने को अपने लिए जबर मत बनने देना, अपने लिए लिखो जितना लिखना चाहते हो और जिंदगी भर लिखो, मगर जब तुम्हें मार्केट के लिए लिखना पड़ेगा, तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट के लिए लिखना पड़ेगा, तुम्हें बिजनेसमैन के लिए लिखना पड़ेगा, तो शायद तुम्हारी रूह निकल जाएगी, और रूह निकल जाएगी तो तुम्हारा आर्टिस्ट निकल जाएगा, इट विल गेट मैकेनिकल। ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आई, क्योंकि मैं इसको लेके बड़ा कंसर्न था। मैंने जिस पहली जॉब के लिए परसू किया, हमारे दोस्त है मुश्तरका अल्लाह बख्श फरीदी, अल मारूफ मधुर मलिक, उन्होंने कहा यार इस्लामिया यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहाँ का VC बड़ा अच्छा है, वो अगर तुम्हें पसंद आ गया ना, वी विल पिक यू, और वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ मेरिट पे भर्तियाँ हो रही हैं। तो आई वेंट देयर, मैंने पेपर शेपर दिया, उसका रिटर्न में टॉप किया, ग्रुप डिस्कशन में टॉप किया, इंटरव्यू में नहीं उनको मैं पसंद आया। अगर मैं उस दिन उनको इंटरव्यू में पसंद आ जाता तो मैं वहाँ पे इंडक्ट हो जाता। जब मैं समझता हूँ कि
शायद मैं क्रिएटिवली, मुझे कुछ ज़्यादा वक्त मिला होता आर्ट के लिए, क्रिएशन के लिए, फिक्शन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सर्विसेज में आने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, लाइक थिएटर टीम एक्टिविटी है, मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि मेरे लिए टीम मेकिंग मुश्किल थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी से थिएटर तकरीबन स्किप हो गया। बाद में रिवाइवल्स की कोशिश भी की तो वो एनर्जी नहीं थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में सोच क्यों रहा था, मेरे पास यूनिवर्सिटी सोचने का पहला जवाब है, देख तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना पसंद है, ठीक है, आई एम गुड विद थीरीज, तो थीरीज पे बात होगी, तो फिर उनकी एप्लीकेशन पे बात होगी। अच्छा, मुझे अप्लाइड साइड, थीरी के साथ मुझे अप्लाइड साइड इक्वली पसंद है, तो थीरी के साथ हम नई एप्लीकेशंस तलाश करेंगे, मैथ्स कम्युनिकेशन की, सोशल साइंसेज की। यार एक वाइब्रेंट ग्रुप होगा हर क्लास में 40 लोगों का, जिससे मुकालमा हो रहा आई है। वुड सेलिब्रेट देयर कंपनी, आई वुड लव देयर कंपनी। मैं उनमें एक्टर्स तलाश करूंगा, मैं उनमें राइटर्स तलाश करूंगा, मैं उनमें एडिटर्स तलाश करूंगा, हम मिलके ड्रामा करेंगे, हम मिलके शॉर्ट मूवीज बनाएंगे, हम मिलकर एडवर्टीजिंग कैंपेन्स करेंगे, हम आगे जाके फिल्म बनाएंगे, कोई बड़ी फीचर फिल्म बनाएंगे, हम एफएम एस्टैब्लिश करेंगे। लाइक मैं तो बेसिकली उस लम्हे को, उस टीचिंग के प्रोसेस को सेलिब्रेट करना चाहता था। अच्छा, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी वालों को इंटरव्यू में समझ आ गई कि बाद में यही कह रहे थे कि यार वो टीचर तो था, लेकिन टीचर से ज़्यादा वो थिएटर था, तो वो तो कोई ड्रामे व्रामे की बात करता था, फिल्म की बात करता था, तो हमने इसलिए उसको नहीं रखा। ठीक है। तो या तो मैं एक बहुत वाइब्रेंट सोशल लाइफ गुजार रहा होता, यूनिवर्सिटी में टीचर होता और बहुत सारा थिएटर किया होता। फेस्टिवल्स जो मुल्तान में बहुत देर से शुरू हुए हैं, वो जनूबी पंजाब में, मुल्तान भावलपुर में शायद बहुत जल्दी शुरू हो जाते, इफ आई हैव बीन देयर। ठीक है। या फिर अगर चीजें अच्छी ना बैठती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो जेल में होने, बेरोजगार होने और इस वक्त दयारे गैर में मुकीम होने के इम्कानात भी थे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। those were the possibilities. अच्छा, ये जो सफ़र है, ये अभी मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में ज़्यादा बात कर रहा था, इससे आखिरी सवाल है, उसके बाद हम फिर दूसरी तरफ आते हैं। बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इन 3 जगहों पे आपका ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा गुजरा। इस्लामाबाद भी ऐड कर लें, चलें इस्लामाबाद भी, वो पीएचडी पीएचडी के के सिलसिले लिए में। आना जाना, और नौकरी के बाद ज़्यादा क़याम बहावलपुर। जी, तो जो मुल्तान से जो बहावलपुर का शिफ्ट है, तो लाहौर और इस्लामाबाद तो दरमियान में टुकड़ों की सूरत में आए। जी। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त आपकी पोस्टिंग मुल्तान हो जाती और आप मुल्तान में ही रहते, या इस पूरे में जो बहावलपुर का किरदार है, ख़ास स्पेस भी मिलना, और उसने एक तरह की एनर्जी भी आपको दी, जिसने नया काम प्रोड्यूस करने में आपको मदद भी दी है। मुख्तलिफ लोगों से आप मिले हैं वहाँ, जिनका मिजाज उन लोगों से मुख्तलिफ है जिनके साथ आपका उठना बैठना हुआ, जिनका मुल्तान में उठना बैठना था, वो मिजाज मुख्तलिफ है। इस 4 शहरों की इन तकसीम को, और पर्टिकुलरली बहावलपुर में फिर क़याम करके सर्विसेज के लिए वहाँ पे रह के लिखने को आप किस तरह मुख्तलिफ समझते हैं मुल्तान वाले उस पूरे एक्सपीरियंस से? अच्छा, बहावलपुर आज तो ना बड़ा अच्छा महसूस होता है, और आज तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा कला है जिसने मुझे जकड़ लिया है, जिसमें मैं कैद हो गया हूँ, मैं अब निकल ही नहीं सकता। अब तो मुझे यूँ महसूस होता है, सच्ची बात ही है। लेकिन इनिशियली जब मैं बहावलपुर आया, मैं खुश था कि सर्विस के लिए बड़ी अच्छी जगह थी, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का बहुत अच्छा है, सड़कें वड़कें अच्छी हैं, पार्क खूबसूरत हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, लोगों की ज़ुबान पे भी मिठास है, उनके दिल में भी मिठास है, इंटरेक्शन बड़ा है। शहर के अंदर कल्चर भी बिखरा हुआ है, किसी भी आप चौक पे चले जाओ ना, तो चौक पे जो इंस्टॉलमेंट लगी हुई है, वो उस शहर के कल्चरल मिजाज का। उस शहर के ढाबे खूबसूरत है, ढाबों पे कुछ ना कुछ आर्ट वर्क हुआ है, तो ये तो था। लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी मिस करके आया था। जैसे आपसे पहले जिक्र हुआ, तो वो जो मेरा जो तख्लीकी मुल्तान इर्तिका है, आर्ट्स फोरम उसमें मिस हो गया, गोलबाग मिस हो गया, मुल्तान आर्ट्स फोरम, गोलबाग और ख्वाजा टी स्टॉल, मैथ्स बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और निश्चर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, तो यही तो मेरी ड्राइव थी। तो भावलपुर में जो इब्तदाई वक्त था, वो क्रिएटिव सॉलिट्यूड का टाइम था। ठीक है।
जहाँ पे चीज़ें आपको इंस्पायर, एक तो आपने ये तय कर लिया कि जब तक नई हैत का अफसाना नहीं आएगा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, मतलब खुद आप चले गए कछवा खोल में, बैक डिफेंसिव मोड में, और आपको क्रिएटिव इंस्पिरेशंस भी नहीं मिल रही दाएं बाएं से, आपकी सोशल लाइफ भी नहीं है, अगर आप गए भी हो कुछ फॉरम्स पर तो मज़ा नहीं आया, तो बहुत ही कम लिखा गया 2016 तक। कहीं 16 वो टाइम है जब आई स्टार्टेड बिकमिंग सोशल, जब मैं भावलपुर के ढाबों पे जब तक बैठना स्टार्ट कर चुका था, यहाँ से नए दोस्त बन रहे थे, नौजवान लड़कों से मिल रहा था जो लिखते हुए आ रहे थे, उनके वसीले उनके सीनियर से मिल रहा था, यहाँ पे एक नया डायलॉग स्टैब्लिश हो रहा था। और ये डायलॉग, मगर फ्लो, लंबा चौड़ा फ्लो नहीं आया, बस दोबारा जो है ना लिखा जाना शुरू हो गया। वो जो लंबा चौड़ा फ्लो आता है वो आता है 2018-19 में, जब वो यूनिवर्सिटी के दोस्त, ये नौजवान दोस्त जो मिल रहे थे, सब मिल के डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक्सक्लूसिवली फिक्शन के लिए एक प्लेस बनाई जाए। और वो मैं मुल्तान आर्ट्स फोरम के उसी तजर्बे को जहन में रखते हुए उसका जनरल सेक्रेटरी बन जाता हूँ। हम उसकी फोर्टनाइटली सिटिंग्स स्टार्ट करते हैं और मैं वापस कार्रवाइयाँ रिपोर्ट्स लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब मैंने तीसरी रिपोर्ट लिखी ना, अच्छा ये खालिद साहब कहते थे, और जब उन्होंने पहली दफ़ा कहा तो मुझे समझ नहीं आई, और मुझे यकीन है अब भी 95% लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम और मैं, हम दोनों ये बात समझ सकते हैं। खालिद साहब ने मुझे कहा कि यार ये जब तुम रिपोर्टें मुस्तकिल लिखोगे ना तो तुम्हारा फिक्शन बड़ा फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है, वो जब फ्लो आएगा ना तो बड़ा अच्छा लिखा जाएगा और ज़्यादा लिखा जाएगा। जबकि कुछ लोगों का इसके बिल्कुल अपोजिट ख्याल था कि आपकी फिक्शन लिखने की जो तवानाई है वो ये रिपोर्ट्स खा जाएंगी। अच्छा, रिपोर्ट्स फिक्शन लिखने की तवानाई खा सकती थी अगर हमने वही मालूम और मारूफ अंदाज में रिपोर्ट लिखी होती कि आज शाम 7 बजे ये हुआ, 8 बजे ये हुआ, 9 बजे उसने आके ये कहा। आपके ख्याल में वो जो एक्टिविटी थी रिपोर्ट लिखने की, वो आपके लिए फिक्शन की एक मशक बनती रही, फिक्शन की मशक थी, आप फ्लो में रहे, दैट वाज अ क्रिएटिव काइंड ऑफ रिपोर्ट राइटिंग जिसका बहुत बड़ा सेंस फिक्शन था। और उस वक्त भी यही हुआ था। 10 रिपोर्टें जब मैंने लिखी थी ना तो वो फ्लो आया था जिससे टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री का पहला एडिशन आया था, ठीक है। तो ये दोबारा 18-19 में फिक्शन क्लब के इजलास की 3 रिपोर्टें जब लिखी वापस वही फ्लो आया। यानी बहावलपुर में मुंतकली के बाद जो दोबारा लिखने की तरफ माइल होना है या तबीयत एक्टिव होना है, वो तब भी उस सूरत में हुई जहाँ जब वहाँ बहावलपुर फिक्शन क्लब की बुनियाद रखी गई। यानी कि आपको तब तक वो तहरीक नहीं मिलती जब तक एक ऐसी जगह, कोई ढाबा है या कोई फोरम है या जहाँ आप उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, मुकालमा हो रहा है, बात हो रही है और वहाँ पे शायरी या नसर या कोई चीज़ पढ़ी जा रही है। तो बहावलपुर में भी मुल्तान आर्ट्स फोरम का मुतबादिल एक चीज़ आपको मिली जिसने आपको वो तहरीक दी। अफसाने के बाद आपने रिपोर्ट्स लिखी, अफसाना खाके 3 चीज़ें आई, उसके बाद आपने फ्लैश फिक्शन लिखना शुरू किया। अब फ्लैश फिक्शन के बारे में कुछ ख़ास तरह के लोगों का मानना है कि जब एक ख्याल, एक आइडिया को आप एक अफसाने के लिए मुकम्मल तौर पर, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पका नहीं लेते, या तौसीफ़ी साहब जो कहते हैं, तो जिस ख्याल को आप अच्छी तरह अफसाने के लिए पका नहीं पाते, करैक्टर पूरा नहीं बना पाते, वो जितने भी अफसाने के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए वो पूरे नहीं कर पाते, तो आप फिर उस ख्याल का इजहार फ्लैश फिक्शन में कर देते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है जी। जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो जो दूसरा ख्याल है कि हर ख्याल अपने साथ अपनी सिन्फ जो है वो ऑलमोस्ट डिसाइड करके आता है और वो उसी नेचुरल फ्लो में लिखा जाता है। तो ये अफसाना लिखते लिखते फ्लैश फिक्शन लिखना शुरू कर देना, और फिर शायद जब से आपने लिखना शुरू किया अब तक फ्लैश फिक्शन में कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं आई, कुछ ना कुछ लिखते ही लिखा ही जा रहा है। ऑल्दो उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स आना शुरू हो गए, और ये वो ऑलमोस्ट टाइम था जब इंटरनेशनल सिनेरियो में भी हम देख रहे थे कि फ़्लैश फिक्शन काफ़ी ज़्यादा लिखा जा रहा था। बड़े बड़े इदारे जो है वो फ़्लैश फिक्शन की एंथोलॉजीज़ छाप रहे थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिटरेचर डिपार्टमेंट ने उनको सिलेबस में भी शामिल कर दिया। तो आपका जो शिफ्ट है ये कॉन्शियस और डेलिब्रेट एफर्ट थी, या ऐसा हुआ किसी दिन कि मैंने अफसाना लिखना था लेकिन वो अफसाना बना नहीं और एक दफ़ा मैंने फ्लैश फिक्शन लिखा और उसके बाद मुझे उसका मज़ा आ गया? इंटरेस्टिंग है सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि मुबशर ज़ैदी उन दिनों जंग में लिख रहे थे,
हम उनको पढ़ रहे थे 100 लफ्जों की 100 लफ्ज़ों की कहानी। तो लेकिन 100 लफ्ज़ों की कहानी से नहीं, ये नहीं पता लग रहा था कि ये माइक्रो फिक्शन है या माइक्रो फिक्शन क्या होता है। ठीक है। आपके हमारे दोस्त हैं मुनव्वर आकाश, वो बड़े अच्छे शायर हैं नसीर नाज़म के, अगरचे के उन्हें ट्रांसलेटर होने से कहीं ज़्यादा वाबस्तगी है। अच्छा, खुद उनको उनकी ट्रांसलेशन से इतना फ़ायदा हुआ हो ना हुआ हो, दुनिया को इतना फ़ायदा हुआ हो ना हुआ हो, मुल्तान को और मुल्तान आर्ट्स फोरम को इतना फ़ायदा हुआ हो ना हो, मैं समझता हूँ मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था टेक्स्ट, वो नई नई तरह के टेक्स्ट तलाश कर रहा था। ठीक है। उसने उन्हीं दिनों माइक्रो फिक्शन की, फ्लैश फिक्शन की एक किताब तलाश की। हाँ। मुझे उसने कहा कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये मैंने तर्जमा किया हुआ है, तुम इसका दिबाचा लिख दो। अच्छा। मैंने वो सारे फ्लैश फिक्शन पढ़े, फिर उसके बाद मैं फ्लैश फिक्शन के पीछे पढ़ा। अच्छा, दिबाचा तो मैं ना लिख सका, मुझसे ना लिखा गया, मैं अभी जानता ही नहीं था फ्लैश फिक्शन क्या है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मैं इस सारी डिबेट से मुंसलिक हो गया, ये मेरे अंदर उतर गई। ठीक है। जब मैं तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं फ्लैश फिक्शन लिखूंगा, लेकिन मैं इससे कहीं मुंसलिक हो गया। ठीक है। अब हुआ ये कि 18 में जब मैं फ्लुएंट हुआ, जब मैं फ्लुएंट होता हूं तो मेरे पास उस वक्त सैकड़ों कहानियां होती हैं, लेकिन मेरे पास तवानाई उनमें से सिर्फ 8 या 10 को कैटर करने की होती है, क्योंकि एक फेज है ना, आखिर को आप थक जाते हो, विदर है, दुनिया है, समाज है, लोग हैं, जिम्मेदारी हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, पहले वो कहानियां फिर कहीं मर जाती थी। अभी ये हुआ कि एक कहानी जो अपने साथ अफसाने का स्ट्रक्चर लेके आ रही है, वो अपनी पूरी जुज़ियात लेके आ रही है, तो ठीक है, वो तो अफसाने की, आपको पता है कि ये अफसाना लिखना शुरू किया तो खदोखाल निकलते चले गए। लेकिन एक कहानी जो उतनी वेल डिफाइंड नहीं है, जहां पर जो उसकी डोमिनेंट स्ट्रीक है वो उसका आइडिया है। ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट मेरी वो चीजें फ्लैश फिक्शन में कन्वर्ट हुई हैं जिनका डोमिनेंट स्ट्रीक आइडिया था, जहां पे मैंने उसको एक आइडिया की सूरत में कंसीव किया। ठीक है। वो आपने उसकी फॉर्म के बारे में नहीं सोचा था। जी। जबकि जो ज्यादा कैरेक्टर बेस्ड थे वो अफसाने में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, थीम बेस्ड फ्लैश फिक्शन की तरफ, तो काइंड ऑफ फिर मुझे मजीद समझ आया। मैंने वापस मंटो को उन्हीं दिनों वो स्याह हाशिए, ठीक है, स्याह हाशिया, मंटो के तकसीम के फसादात के हवाले से जो लिखे हुए अफसानचे जिन्हें वो कहता था, क्या शानदार फ्लैश फिक्शन थे वो, बस टर्म ही नहीं थी ना उस वक्त। फिर मुझे एक नया इंकशाफ हुआ कि मंटो उस वक्त तकसीम के तजर्बे से गुजर के आया था, एक नए मुल्क में आया था जहां से फिल्म भी नहीं दिखाई जा रही थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अफसाने में नहीं लिख सकता था, जाती परेशानियों से भी दो चार था, तो उसको बहुत सारा अफसाना लिखना पड़ रहा था रिसालों के लिए, अखबारात के लिए और चीजें, मगर उसने बहुत कुछ कहना था, उसको कहीं ना कहीं इदराक था कि वक्त भी कम है, तो वो बहुत कुछ कहने का वसीला, वो तकसीम, वो जो टोबा टैक्सिंग में रह गया, जो तकसीम के जो उसके और मारूफ अफसाने उनमें रह गया, वो जो कुछ उसके अंदर रह गया था वो मुझे लगता है स्याह से निकल गया। ठीक है। तो मैं जब ये पॉइंट से मुझे बड़ा शानदार, मतलब लाइक पहले जो कुछ मेरा रह जाता था ना, यानी अभी आपको लगता है कि जो फ्लैश फिक्शन है वो एक ऐसी सिन्फ है जिसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इजहार हो सकता है जो शायद अफसाने में करके उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मुख्तसर है और बहुत शार्पली लिखी जाती है। मैं समझता हूँ ऐसी कहानियां जिसके अंदर यू टर्न इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पंच लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर थीम इंपॉर्टेंट है, उसके माहौल से ज्यादा, उसकी जुजियात से ज्यादा और उसके किरदारों से ज्यादा वो फ्लैश फिक्शन के लिए बिल्ट इन है। और मेरे पास उन चीजों को इधर लेके जाने का जवाब ही यही है। यानी अब आप एक कॉन्शियस सतह पर डेलिबरेटली अपने जो आइडियाज हैं वो डिवाइड करते हैं कि ये इस पे मैं अफसाना लिखूंगा और इस पे मैं ये स्याह हाशिए ने मुझे ये बात समझाई। ठीक है। मगर एक दिलचस्प बात मैं बस इस पे इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। दिलचस्प बात ये है कि कुछ फ्लैश, मैं अभी अपनी चीजें आपको पता है बार बार पढ़ता रहता हूँ, फ्लैश फिक्शन कुछ ऐसे हैं वो फ्लैश फिक्शन की शक्ल में मौजूद है। मुझे ये लगता है कि मैं इस पे अफसाना भी लिख सकता हूँ इसी पे, और ये कि ये एक नॉवेल का एक पेशखेमा भी बन सकता है। ठीक है। लेकिन साथ ही मुझे महसूस होता है कि शायद यानी एक ही आइडिया पे फ्लैश फिक्शन भी लिखा जा सकता है, अफसाना भी लिखा जा सकता है और नॉवेल भी लिखा जा सकता है, ये मुमकिन है।
लेकिन साथ ही मुझे लगता है शायद इसका जो बेस्ट पॉसिबल इजहार है वो यही है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया एक दिबाचे का, और ऐसे बहुत सारे दिबाचे हैं जो आपने लिखे, कुछ लोगों की किताबों पे मज़ामीन भी लिखे, और वो फिर सेंट्रल चौक में शामिल भी हुए कुछ तब्दीलियां करके। और वो मज़ामीन ऐसे हैं जो सिर्फ़ तनकीद भी नहीं है, सिर्फ़ किताब का तारुफ भी नहीं है, कहीं वो उस मुसन्निफ़ का छोटा मोटा खाका होता है, किताब पे कुछ तबसरा भी होता है, किताब पे कुछ तनकीद भी होती है, कहीं आप उसको बहुत किसी बड़े थेरेटिकल फ्रेमवर्क से जोड़ भी देते हैं। तो ये कोई कॉन्शियस एफर्ट है, या फिर आपको लगता है कि आप मजमून या नॉन फिक्शन भी लिखना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फिक्शन वाला जो असलूब है आपके यहाँ, ख़ास शायराना किस्म का, जिसमें एक फ़्लो है, छोटे छोटे जुमले होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत भारी शाइस्ता नस्तालीक लफ्ज़ नहीं होते, ये उसका असर आ जाता है नॉन फिक्शन के अंदर? या आप जब नॉन फिक्शन लिखने बैठते हैं तो आप पहले एक फॉर्मेट या उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या फ्लेवर होंगे? नहीं, ये मतलब ये टूटी फ्रूटी टाइप जो हाँ तनकीद है हाँ या हाँ। मज़ामीन है, ये किस तरीके से शुरू हुआ? अजय, इसमें कुछ कॉन्शियस है। जैसे आपने जुमलों के साख्त की बात की, हम्म। उसके अंदर फिक्शन के एलिमेंट की, मैं समझता हूँ बेसिकली मैं फिक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक है। लिहाजा मैं कुछ भी, मैं अगर रक्स भी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ठीक है, फिक्शन के फिक्शन सिलसिले है। से इसको जुड़ा होना चाहिए। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, हम्म। मैं जिंदगी का कोई भी रोल निभा रहा हूँ, मैं असल में कहानी कहानी निकाल रहा हूँ। हम्म। तो वहां से या तो मुझे कहानी मिलनी चाहिए या मुझे वहां कहानी देनी चाहिए। हम्म। एक तो वो तो ये इसलिए, और दूसरा ये कि मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि सबसे मज़ेदार और सबसे अहम चीज़ तो ये है, वो यूफोरिया जो मुझे लिखने के प्रोसेस में मिलता है सबसे। मगर मुझे वाइड में नहीं जाना है, मुझे एबेस में नहीं जाना है, हवा से बात नहीं कर रहा मैं। हम्म। एक कारी जो वाकई पढ़ना चाहता है, जो फिक्शन पढ़ना चाहता है, नॉन फिक्शन पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो वो मेरी तहरीर पढ़ पाए, मेरी तहरीर उसको कुछ उसमें ऐसा हो हम्म। जिससे वो मुंसलिक हो पाए। तो काबिलियत का अगर इजहार करना है, स्मार्ट बन के दिखाना है, वो ज़िंदगी में बहुत सारी और जगह शो ठीक है। मारनी है, बंदा मार सकता है बहुत सारी जगहों पे। लिटरेचर वो जगह नहीं है जहां मैंने शो मारनी है। आई एम वेरी क्लियर ठीक है। अबाउट दैट। अच्छा, अब ये टूटी फ्रूटी कैसे बनती है, खासतौर पर दिबाचों के वाले से अगर बात करें, मैं दिबाचे नहीं लिखना चाहता। मैंने जिंदगी में कभी भी दिबाचा नहीं लिखना चाहा, ये मेरी फर्स्ट चॉइस ठीक है। नहीं है। मजामीन शायद मैं लिखना चाहूं, दिबाचा मैंने कभी नहीं लिखना चाहा। अब किसी ऐसे दोस्त ने आपको किताब भेज दी है, किसी ऐसे राइटर ने आपको किताब भेज दी है, कि आपको लिखना पड़ता आप है। उसको ना नहीं कर बोल सकते। सकते। दूसरा चैलेंज ये है कि आपने ऑनेस्टली उसको लिखना भी है। ठीक है। अब चूंकि पहली ड्राइव तो नहीं थी लिखना, इंस्पिरेशन तो थी नहीं, तो मैं अपने अंदर बेजारी की एक शदीद लहर महसूस करता हूँ इब्तिदा में। हम्म। मैं अगर टाइम लाइन मुझे महीना मिला हो तो 1 महीने 10 दिन तक तो मैं उस किताब को ही हाथ नहीं लगाता। हम्म। इतने में काले वाले स्टार्ट हो जाती है। 1 माह 10 दिन के बाद मैं उस किताब को उठाता हूँ, पढ़ता हूँ एक दफ़ा, अरे फिर मैं उसको पढ़ता चला जाता हूँ। लेकिन अगले 1.5 माह तक भी मैंने कुछ और नहीं किया होता उसको पढ़ने के सिवा। ठीक है। हाँ, ये एहसास मुझे होता है कि यार दिबाचा लिखना है। इतने में वो आदमी तकरीबन मुझसे नाराज हो चुका होता है, मामलात जिंदगी भर की कता ताल्लुकी तक पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि मेरे सारे बहाने भी कंज्यूम हो चुके होते हैं। ठीक है। इब्तिदा में जिन पे वो यकीन करता रहा होता है, अब वो यकीन करना भी तर्क कर चुका होता है। बिल्कुल ठीक है। ये वो टाइम है जिस टाइम पर मैंने लिखना है। हम्म। अब चूंकि सुस्ती के अपने बेनिफिट्स हैं, चूंकि 1.5 माह मैं किताब पढ़ चुका था और उस किताब के साथ था, ठीक है, तो वो पूरा एक प्रोसेस तो हो गया। उस प्रोसेस में मुख्तलिफ फेजेज में कहीं पे पढ़ते हुए थीरी याद आई थी, कहीं पे किसी कहानी के साथ मैं उसको कनेक्ट कर पाया था, कहीं पर उसके किसी जुमले ने मुझे चौंकाया था, कहीं पे जो खुद मेरे अपने अंदर म्यूजिक या मूड चल रहा है वो उस किताब के साथ कनेक्ट हो गया था। लिखने का प्रोसेस अगेन मेरा फिर बड़ा एक्सटेम्पर होता है, उसमें ये सारा फेस जो उस किताब के साथ रहा होता है वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसलिए वो काइंड ऑफ एक कोलाज, काइंड ऑफ एक मोन्ताज या एक टूटी फ्रूटी
ठीक है। अब इसके इससे अगला मेरा सवाल जो है वो फैक्शन के बारे में है। पहले तो आप उसको देखते किस तरह से हैं? मतलब मैं अगर शायद एग्जैक्ट जुमला मुझे याद नहीं होगा, लेकिन शायद एक दफ़ा तौसफ़ी साहब ने कहा कि हकीकत का झूठा बयान फिक्शन ही है। तो फिर हम इसको उलट करके फैक्शन बनाएं, या हम अ, उसको एक ऑल्टर्ड हकीकत ही समझें? किस तरह आप फैक्शन को देखते हैं? देखिए, मेरे पास फैक्शन का जो जवाज़ है, ठीक है, वो तो, या उसका जो फ़लसफ़ा है वो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बंदा जो कहता है कि मैं हूँ ही असल में कहानी निगार, हम्म। जो दिबाचे लिखने से घबराता है, हम्म। जो मजमून लिखने से घबराता है, घबराता जो है। तनकीद लिखने से ठीक है। घबराता है, और बामरे मजबूरी ये करता है, तो वो फैक्शन क्यों लिख रहा है? वो नॉन फिक्शन लिख क्यों क्यों नहीं? रहा है? ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये वो 2018-19 के बाद होना शुरू हुई। फिक्शन क्लब में वो टूटे हुए तार मुल्तान आर्ट्स फोरम से जो थे वो दोबारा जुड़ गए, हम्म। दोबारा बहुत सारी तहरीरें हो गई। हम्म। मुझ पर ये उक्ता खुल गया कि टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री अब मुकम्मल हो गई है, अब ठीक ये है। वो किताब बन गई है जो मैं चाहता हूँ। और ये कि नर्क में नर्तकी के अफसाने भी रीराइट हो चुके हैं। जो उसकी दूसरी शक्ल है। जी। और ठीक है। नर्क में नर्तकी के अफसाने भी रीराइट हो चुके हैं। तो चले, ये मानी की तलाश भी है। अच्छा, अब बड़े अरसे बाद ये किताबें आ रही थी, और इस किताब आने के प्रोसेस को मैं इंजॉय करना चाहता था, मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता था। ठीक है। तो वो मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री का ज़िंदगी में समझता हूँ पहला इस्तेमाल, मैंने उसके लिए कैंपेन डिज़ाइन की। हम्म। कैंपेन शुरू तो दोस्तों से हुई। आपको मैंने कहा, शाहिद शफीक को, मुनव, यार कोई वीडियो भेज दो, ठीक है, जो भी तुम्हारा ठीक है, गालियाँ निकाल देना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन वो खैर आप सब लोगों की मोहब्बत है, आपने मोहब्बत भरी बातें की ज़्यादा। अच्छा, जब ये ख़त्म हो गई वीडियोस, कैंपेन तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, अब मैं जहाँ भी जाना शुरू करूँ, हम्म। चोलिस्तान चला गया तो वहाँ पे क्लासिकल सिंगर, फोक सिंगर्स वहाँ के बैठे हुए थे, उनके साथ मैंने म्यूज़िक की, तो उसको मैंने कनेक्ट कर दिया ठीक है। इस कैंपेन के साथ। मज़ामीन वगैरह आए, उनको कैंपेन के साथ कनेक्ट कर दिया। हम्म। अब ये किताबें जब ये छप गई, तो मुझे पता लगा कि चूंकि मैंने एक इस तरह के काम को एडिट और रीराइट किया है जो 2 अक्षरों पे फैला हुआ है, ठीक है। और उन 2 अक्षरों में मेरी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी के भी बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारी कहानियों का मैं खुद किरदार था, मेरे हम्म। जानने वाले किरदार थे, वो जिस इन्वायरमेंट में, जिस लोकेल में, जिस टाइम में थे, उस टाइम पे मुझे वापस दोबारा जाना पड़ा हम्म। उसको। तो वो 15-20 साल में रिलीव कर गया। ठीक है। और वो रिलीव करने का जो प्रोसेस था, नॉस्टैल्जिक में हमेशा से था, लेकिन ये एक मर्ज की हद तक एक नॉस्टैल्जिया था जो मेरे अंदर आ गया। हम्म। अब मैं इस लम्हा मौजूद में 2020 में मैं हूं वहां, लेकिन मैं असल में 20 सालों पे भटक रहा हूं। हम्म। तो ये जो री राइटिंग और एडिटिंग का प्रोसेस था, इसने मेरे अंदर वो नॉस्टैल्जिया भर दिया जिसने अपने इजहार के लिए फैक्शन चूज किया। ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इसके लिए मेरे पास और कोई इतनी सूटेबल टेक्निक है। माइट भी एक नॉवेल भी हो सकता था, हो सकता था। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरी सारी ट्रेनिंग अफसाने की है और मैं तो फ्लैश फिक्शन पे ज़्यादा मुख्तसर नवेसी की तरफ जा रहा रहे था, थे। ठीक है। तो नॉवेल शायद सूटेबल नहीं था, शायद मैं उसके लिए वेल ट्रेंड नहीं था, मैं उस ठीक है। मिजाज में नहीं था। तो वो फिर शुरू हो गया यादाश्तों की शक्ल में, ठीक है। ऑटोबायोफिक्शन की शक्ल में, हाँ 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 रिपोर्टाज। हाँ। अब अच्छा, फिर अब किताबें आई तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे बुलाए, आप किसी फेस्टिवल में जा रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हो, आपकी किताब पे थीसिस आ गया है, तो उस प्रोसेस को सेलिब्रेट करने के, अब उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैं फोकस करके, कंसंट्रेट करके हम्म। कुछ लिखता था, हम्म। तो वो फिर उससे जुड़ा हुआ फिक्शन जो मेरे अंदर था और जो उसका वो फैक्ट है, ठीक है, वो सामने आ जाता तो था। ये अब बिल्कुल कोई शऊरी नहीं, आप इसको सबकॉन्शियस हम्म। कह सकते हैं। और मैंने इसको एंजॉय बहुत किया, क्योंकि बीच का बहुत सारा अरसा तो ऐसा था ना, अफसाना लिखते हुए तो मैं बड़ा डिसिप्लिन हो गया था। हैत आएगी तो लिखूंगा, ठीक जब है। तक 5 दफ़ा उसको रीराइट नहीं कर लूंगा, एडिट नहीं कर लूंगा, कहीं नहीं पढ़ूंगा, कहीं नहीं ठीक है। भेजूंगा। वो जो स्पॉन्टेनिटी थी बिल्कुल शुरू में मेरे पास,
वो वापस आ गई वो इन नई फॉर्म्स की शक्ल में। ये सारी जो फैक्शन की जितनी फॉर्म्स थी ये उसको वापस ले आई। ठीक है। अच्छा, अब ये इस फॉर्म में एक और काम जो आपने किया कि नर्क में नर्तकी में कुछ खाके थे, ऑल्दो वो खाके भी ट्रेडिशनल हमारा जो उर्दू का खाका है उससे मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर आपने जब ये मानी की तलाश, टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री, डिश्मा और सेंट्रल चौक, ये चारों किताबें छप गई, उसके बाद आप शायद कुछ लोगों पर लिखने के लिए, अब मैं उसको खाका नहीं कह रहा, की तरफ वापस आए, जिसको आप कुछ नया नाम दे रहे हैं। अब वो जो खाके की नई शक्ल है जो निस्बतन मुख्तसर है, उसकी उसका स्ट्रक्चर चेंज है, और उसमें शख्सियत के बारे में भी बात हो रही है, वाक़यात के बारे में भी बात हो रही है, और उन वाक़यात से उस शख्सियत के कुछ पहलू सामने भी लाए जा रहे हैं। ये तीन चार बातें तो हमें खाके वाली ही लगती हैं, हम्म लेकिन इसकी पेस खाके वाली नहीं है। हम्म ये इस पे बहुत, वो जो एडिटिंग की कैंची है वो बहुत तेज़ तेज़ चली हुई है, छोटे हम्म छोटे टुकड़े और चंक्स हम्म हैं। बाज़ जगहों पे आप किसी पूरे एक ज़िंदगी के फेस को 2 लाइनों में बता के आगे चले जाते हैं, और इनकी लैंग्वेज भी मुख्तलिफ है, डायलॉग इसमें कम हैं और मुख्तलिफ तरह के हैं। हम्म। तो ये क्या तजर्बा था, और ये खाकों के लिखने की ही कोशिश थी एक नए अंदाज में, या एक्चुअली आप अपनी कुछ मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं और कुछ लोगों को सिर्फ ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, आपको लगता है यार इस पे बस मुझे कुछ लिखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो खाका हो। अच्छा, जो आपने कहा कुछ इसी के अंदर से ही कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी, मैंने खाका लिखा ही नहीं, मैं इनको खाका कहता ही नहीं। ठीक है। ये कैरेक्टर बेस्ड फैक्शन है, ठीक है। या आप इसको बायोफिक्शन कह कह लें। लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मकसद ट्रिब्यूट पेश करना भी नहीं था, कुछ हम्म। 2 या 3 तहरीरों को छोड़ के मकसद ट्रिब्यूट, ये वही जो 20 सालों को मैं फरोलता फिर रहा था, इसमें जहां जहां पे लाइट पड़ जाती थी हम्म। और वो मुझे इंस्पायर करना शुरू कर देती थी, उस पर लिख देता ठीक था। है। जैसे एक दोस्त है मेरा आसिफ नूर, ठीक है। खाका मैंने उसका पहले भी लिखा हुआ है, नर्क में नर्तकी में, है। हम्म। और वो कमोबेश खाका ठीक है, है। भले वो मुख्तलिफ है ट्रेडिशन से, लेकिन बहरहाल उसको मैं खाका ही कहूंगा, क्यूपिड के नाम से। अब जब मैं निश्तर के दिनों में गोते मार रहा था, मानी की तलाश रीराइट और एडिट हो रही थी, हम्म। तो निश्तर का मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वही आसिफ नूर। तो मैं जब वापस आया तो आसिफ नूर अब एक भूत बनकर मेरे असाब पे सवार हो चुका था, और जो कुछ उससे वाबस्ता था, हम्म। मतलब उसने मुझे ठीक है, वो मजबूर सब किया कनेक्ट कि होने भाई लगे। मुझे लिखो, मुझे बाहर निकालो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो एक बीमार सा नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। ठीक है, जो शिकार कर लेगा। सो ये खाका लिखने की अटेम्प्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूट मेकिंग नहीं है, ये फैक्शन ही है। ठीक है। मैंने 2020 के बाद जो भी लिखा है ठीक है। वो पिछले 4 सालों में, हम्म। वो फैक्शन ही है। कहीं पर वो कैरेक्टर बेस्ड है, कहीं पर वो इवेंट इवेंट बेस्ड बेस्ड है, है। कहीं पर वो सिटी बेस्ड है, ठीक है। कहीं पर वो कोई बचपन की कोई मेमोरी बेस्ड है। जिसमें आपने वो सफ़र की रुदादें भी लिखी और जी उनको भी इसी स्टाइल में लिखा जी। कि जो इस अरसे में। अच्छा, अब ये यहाँ से हमें अफसाने से मुख्तसर चीज़ों की तरफ जाने का सफ़र नज़र आता है, बेशक वो फ्लैश फिक्शन है, ये जिसको आप बायो फिक्शन कह रहे हैं, और वो सफ़र वाली भी सारी तहरीरें, इसके दरमियान में एक फिर तवील चीज़ हो जाती है, और वो है डिश्मा, अफसानों के बाद। तो ये जिस तरफ एक नेचुरल फ्लो जा रहा था, आपकी तबीयत माइल हो रही थी मुख्तसर चीज़ें लिखने की जो शार्प हों और जिनका रियलिटी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो, लेकिन मैंने उनको किस तरीके से एब्जॉर्ब किया है, कंसीव किया है, और मैं उस बारे में क्या सोचता हूँ वो साथ शामिल हो जाएगा। इस सब के दौरान में डिश्मा छपता है, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो में है, एक ग्लोबलाइज्ड फिनोमेना में है, इंटरनेशनल करेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे, और मेजॉरिटी इस सदी के भी नहीं है, पुराने लोग हैं। तो ये इस सब के दौरान किस तरीके से शुरू हो गया और मुकम्मल भी हो गया। डिश्मा का इनसे कनेक्शन नहीं है। अच्छा, डिश्मा की असल में टाइमलाइन और है। ठीक है। डिश्मा लिखा गया टूटे फूटे लोगों की फैक्ट्री के वो हैथ वाले जो अफसाने थे ना, जिस वक्त वो लिखे जा रहे थे, जैसे खुरम ठीक एंड है। कंपनी, सच स्लैश शूट, ठीक है। ग्लोबल विलेज। हम्म। तो ये तो वो टाइम था जब एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी असल में।
ठीक है। इस इन अफसानों के दरमियान में आपने डिश्मा को बतौर अफसाना लिखा? नहीं, रेशमा नहीं। को मैंने एक ड्रामे के तौर पर शुरू किया, ठीक है। और एक तवील ड्रामे के तौर पर 2016 में। मगर जैसे वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मुझे उसमें उसके ज़मानी फैलाव में भी, उसके कैरेक्टर्स में भी मुझे नावलेट के शेड्स दिखाई देने स्टार्ट किए। तो फिर मैंने कॉन्शियसली उसमें बयानिया भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स इट बी अ फ्यूजन, क्योंकि ठीक आई है। वॉज इनटू स्ट्रक्चर्स, मैं हैत में था, तो इससे वो ड्रामा नावलेट बन गया। वो 2016 में मेरे पास आ गया। ठीक है। वो 3 साल पाल में पड़ा रहा, ठीक है। वो बार बार देखा जाता रहा, छपा वो 20 में आके। ठीक है। तो आपका जो सवाल है वो है बड़ा ठीक कि इस टाइम पे कुछ और हो रहा था, हम्म। लेकिन ये असल में पहले हो चुका हुआ था। हम्म। और ढिश्मा तक तो मुझे लग रहा था कि मैं तवील नवेसी की तरफ जा रहा हूँ। मेरे अफसाने आहिस्ता आहिस्ता तवील होना शुरू हो रहे ठीक थे, है। और फिर ढिश्मा एक बहुत ही तवील, चीज हो गई। ठीक है। तकरीबन 100 पेजेस। हम्म। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है वो इसके बाद शुरू होता है। ठीक है। फैक्शन वाला फेस, मुख्तसर अफसाने हम्म। और फ्लैश फिक्शन। यानी मैं भटक कर, मैं जहाँ नावल की तरफ रहा था, मैं भटक कर फ्लैश फिक्शन की तरफ निकल आया। बिल्कुल ठीक है। अब नावल पे बात भी चूंकि चली गई है, अगर उर्दू के हवाले से देखा जाए तो हमारे यहाँ अफसाना बहुत कम लिखा जा रहा है, तकरीबन ना होने के बराबर लिखा जा रहा है। नावल आ रहे हैं हर साल में, कम वेश 4 से 5 उर्दू के नावल छप रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 8-10 सालों में इतनी तकरीबन रेशो चल रही है। एक तो अफसाना क्यों नहीं लिखा जा रहा, मैं जर्नली ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है। और फिर दूसरा सवाल आपके इस हवाले से कि इस अफसाने वाले सफ़र के बाद आपका नावल की तरफ रुझान हुआ? क्या अब आप महसूस करते हैं कि मुझे भी नावल लिखना चाहिए? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सब नावल लिख रहे हैं और नावल ही ज़्यादा पढ़ा जा रहा है बनिस्बत अफसाने के। अब इसकी भी रीजंस हैं, उन पे भी बात हो सकती है। तो पहले तो ये कि नावल क्यों नहीं लिखा, अफसाना क्यों नहीं लिखा जा रहा, नावल की तरफ लोग क्या जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, और ख़ुद के नावल लिखने के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, पहली बात की तरफ आते हैं। अफसाना तो लिखा जा रहा है, ठीक है। वो फैशन में नहीं है इस वक्त, फैशन में नहीं वो है, लाइमलाइट ठीक में है। नहीं है। अच्छा, मेरा तो ये मानना है कि मार्केट में बिक भी ज़्यादा अफसाना रहा है, लेकिन है। कौन सा अफसाना? वही क्लासिकल, या तो ठीक इंतखाब है। या मंटो बेदी, ठीक है। वो सब। अच्छा, अब आप देखें कि जूलिया नॉवलेट लिखते लिखते, अब जूलिया अफसाना ही लिख रहा है ना, पिछली कितनी किताबें हो गई कहानी हैं। पे आ गया। ठीक अच्छा, है। अभी अजहर हुसैन का बहुत अच्छा किताब आ गई। ठीक है। और अच्छा अफसाना। जकी नकवी इस जो नई लाट है उसमें मेरे कुछ पसंदीदा अफसाना निगारों ठीक में है। से। मोहम्मद अब्बास, जहीर अब्बास, भी हफीज़ तबस्सुम की किताब आई है अफसाने की। तो ये तो वो नाम है ना जो फौरन फौरन से जहन ठीक में आ है। गए हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स, उनमें से कुछ बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, लेकिन ये फैशन में नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये कि मैं, यानी आप कह रहे हैं किताब दोनों की छप रही है, लेकिन किताब ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है या जिस पे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है जर्नली भी और सोशल मीडिया पे भी, वो नावल है। आसान है ना उस पर बात करना, एक ही ठीक है। तहरीर है, ठीक पढ़ है। ली, ठीक है, उस पर एक अच्छा से रिव्यू। ठीक है। अफसाना है, एक किताब में 25 अफसाने, 25 अफसानों पे बात करना भी मुश्किल है। 25 मुख्तलिफ तो बातें ये जो करनी पड़ी। ठीक इंस्टेंट है। ग्रेटिफिकेशन है सोशल मीडिया की, उस पे दूसरे लोगों को ये दिखाना भी तो आसान है ना कि नावल पढ़ा है तो नावल ये कहता है। ठीक है। तो एक तो ये वजह, दूसरा ये कि सीजन्स के टाइम पर हम जिंदा है, ठीक है, तो लोग सीजन्स देखते हैं। ठीक है। और उतने ही फैलाव में जाना चाहते हैं, हैं। आपको नावल ऑफर करता है। फिल्म से कहीं ज़्यादा सीजन्स का ये टाइम है। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि मैंने क्यों नावल नहीं लिखा, और मैं तो मुख्तसर नवेसी से तवील नवेसी की तरफ जा रहा था। फिर वापस इसकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि फैशन है, और ये कि बहुत सारे लोग अब नावल लिख रहे हैं और फैशन के लिए लिख रहे हैं। और मुझे तो बहुत सारे नावल पढ़ते हुए, कंटेम्प्रेरी नावल पढ़ते हुए महसूस होता है कि इसके पास तो आइडिया अफसाने का था, इसने कंसीव अफसाना किया था। ठीक है। लेकिन समाजी मजबूरी की वजह से, भाई साहब, ये बुजुर्ग, या ये नावल दोस्त, निगार कहलाने की वजह ठीक है, से, ये मजबूर हो गया है, इसको 250 सफ़े लिखने पड़ गए। तो मेरा तो ये मानना है कि सिंध तो कोई भी गलत नहीं होती, फनकार गलत होता है। ठीक है। तो नावल में लिखूंगा। मेरे पास तो सन 2010 से
कुछ नॉवेल के आइडियाज हैं, बिल्कुल। लेकिन आई वॉन्ट टू लिव इट अप टू इट्स कोर। मैं उसको कारी के लिए तो मैं लिख ही रहा हूं ना, लेकिन मैं खुद अपने लिए भी तो मैंने उसमें रहना है 4-5 साल उन किरदारों के साथ हर लम्हे। ठीक है। तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है नावल निगार का मैं टैग लगा लूं। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि मैं इस तजुर्बे को लिव कर सकूं, रिलीव कर सकूं। और ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है, आप 4 साल 5 साल किसी एक चीज़ में रह रहे हो। ठीक है। मुझे इससे डर लगता है, ये जो खौफ है। अच्छा, सिर्फ नावल निगार बनने के लिए नावल लिख देना तो बड़ा आसान है, मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं, और चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा मश्क की है, रियाजत की है, तो वो मेरे अंदर बहुत गहरी उतर गई। जैसे अब्दुल गनी जैक्सन की जो मोनोलॉग तकनीक है, एक दिन में 100 सफ़ा लिखा जा सकता है उस तकनीक में। ठीक है। ठीक है, एक हफ्ते में 700 सफ़े लिखे जा सकते हैं उस तकनीक में। ऐसी 8-10 तकनीक्स हैं कि जिनको अगर मैं टूल बनाकर, और कहानियां मेरे पास हैं और कैरेक्टर मेरे पास हैं, ठीक है, तो नावल तो साल में 4 लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं खुद ही उसको नहीं एंजॉय किया, वो मेरे लिए एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, मैं उसके थ्रू कुछ नया नहीं क्रिएट कर पाया, मैंने अपना पिछला सारा दोहरा दिया है जो मैंने सारा मिला के इकट्ठा किया होता। ठीक है। तो दोहराने के लिए अफेक्शन अच्छा है, ठीक है, याद करने के लिए अफेक्शन अच्छा है। नावल वुड बी टू क्रिएट एंड टू क्रिएट समथिंग बिग, अ पैरेलल लाइफ, अ पैरेलल वर्ल्ड, ठीक है, अ पैरेलल यूनिवर्स। उर्दू में जो कुछ लिखा जा रहा है वो तर्जमा नहीं हो रहा, बहुत कम तर्जमा हो रहा है। ज़ाहिर है सब लोगों के लिए तर्जमा कराना पॉसिबल नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ या इदारे अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं कर पा रहे, और अगर कभी कभी वो करते भी हैं तो वो उसका मेयार इतना अच्छा नहीं होता कि वो इंटरनेशनल रीडर्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो क्या लगता है ये उर्दू पढ़ने वाले जो कुछ लोग हैं बस यही पढ़ेंगे और ये लिटरेचर यहाँ ख़त्म हो जाएगा? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने एक बड़े बर्निंग इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। हुआ ये कि 80s के बाद जब समाज के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुई, घीटोज़ बने, वो जो देव का साया था शहर भर पर, मुल्क भर पर, और फिर तो दुनिया भर पर, उन्होंने लोगों से दूर करना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, म्यूचुअल इंटरेस्ट के, म्यूचुअल बेनिफिट्स के। तो अदीबों के अंदर भी ये चीज़ें हुई, ये उर्दू वाले हो गए, ठीक है, ये पंजाबी वाले हो गए, ये सराइकी वाले हो गए, ये अंग्रेज़ी वाले हो गए, और आपस का इनका मुकालमा डिसकंटिन्यू होना शुरू हो गया बिफोर द एमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने फिर किसी न किसी तक मुकालमा प्रोवाइड किया है, नॉट अप टू द मार्क। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ ना, वो ये हुआ कि उर्दू और अंग्रेजी वालों का मुकालमा खत्म हो गया। ये जो मुकालमा था ये बड़ा शानदार था। हसन अस्करी और इंतजार हुसैन, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली मुकालमा नहीं भी कर रहे, लेकिन वो अपने अहद के जरिए जो एक दूसरे से मुकालमा कर रहे हैं, वो बड़ा कीमती है। वो कनेक्टेड रखता था उनको। तो इंग्लिश के थ्रू उनका पढ़ा हुआ, उनका मुताला, उनकी थ्योरी, उनकी क्रिटिकल इंसाइट, और उर्दू वालों के जरिए जो कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी फैशंस हैं, ठीक है, जो धरती की बात है, जो मट्टी की बात है, और लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू ये सब मिलकर ना कुछ बड़ा बनाता था। अभी आपने गौर किया कि अंग्रेजी वाला इस प्रोसेस से निकल गया, वो सिर्फ अंग्रेजी अदब पढ़ता है, सिर्फ अंग्रेजी अदब पे बात करता है, वो फेस्टिवल से या अपने फेस्टिवल करता है, ठीक है, मेन स्ट्रीम फेस्टिवल से बाहर है, मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स से बाहर है, ऐसे ही है। तो ये जो आपने जिस और ऐसे ही उर्दू वाले अंग्रेजी से भी कुछ खास जो उर्दू वाला है ग्रुप, वो अंग्रेजी से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से अब अंग्रेजी से तो लोग उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पढ़ी भी जा रही है, बाहर से स्टफ आ रहा है, बिकता भी है, पढ़ा भी जा रहा है, किताब भी हो गई। मगर चूंकि इंग्लिश उर्दू वाले डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जो आपका कंटेम्प्रेरी वर्क है, आपका सराइकी, आपका सिंधी, आपका पंजाबी, आपका उर्दू, आपका पश्तो अंग्रेजी में नहीं जा रहा। मैं ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ हूँ। मेरे अपने मेंटर्स के अंदर सोशल साइंस उर्दू वाले और सोशल साइंसेस के साथ इंग्लिश वाले बहुत सारे लोग हैं, मुबशिर मेहदी, अहमद नदीम तौसवी, अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन माई पर्सनैलिटी, ऑन माई थॉट प्रोसेस। तो मैं अपने तई तो ये कोशिश करता रहा हूँ, और ख़ुद जो मेरा अपना टेक्स्ट है, मुझे उसके लिए ट्रांसलेटर्स भी मिले, कुछ लकीली मिल गए,
कुछ को मैंने तलाश किया, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेटर्स, जो एक्सेप्शन है इस सारे खेल से, मिर्ज़ा अतर बेग को भी ट्रांसलेट किया उन्होंने, हसन स्टेट ऑफ अफेयर। हैदर, हैदर, पूरा नाम मैं भी भूल गया। हैदर ने उन तक मैंने अपनी बुक्स भेजी थी, उन्हें मेरे फ्लैश फिक्शन अच्छे लगे, उन्होंने वो ट्रांसलेट किए और वो नरेटिंग पाकिस्तान में पब्लिश होके चले भी गए। 15 के करीब उन्होंने मेरे फ्लैश फिक्शन ट्रांसलेट किए। तो इसमें तो कोई शौरी कोशिश नहीं थी। शौरी कोशिश से मैंने अंग्रेजी का एक दोस्त है, एक नौजवान राइटर है, नौजवान इंटेलेक्चुअल है, वजीउल हसन, तो मैं 3-4 साल से तलाश में था कि कोई जो मेरी चीज़ों को ट्रांसलेट कर सके, मुझे नहीं मिल रहा था सूटेबल पर्सन। लेकिन अब इस ट्रांसलेशन को हमने इंटरनेशनल रीडर तक कैसे पहुंचाना है? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। हम इसको फ्लोट करेंगे इंटरनेशनल पब्लिकेशन पब्लिशिंग एजेंसीज को। मेरा ख्याल है दे शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि थर्ड वर्ल्ड एक कंट्री है, मर्क्यूरियल कंट्री है, जो बफर जोन का हिस्सा रहा है, ठीक है, जिसके साथ टेररिज्म भी एसोसिएट की जाती रही, जिसने वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ी है, जो इंडिया का नेबर है, जो चाइना का नेबर है, जो आबादी के एतबार से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है, जिसका खाली एक सूबा पंजाब नाम का, ठीक है, अगर मुल्क होता तो 11वां बड़ा मुल्क होता। तो उसमें क्या चल रहा है, जो इतना डाइवर्स है, मल्टाइलिंगुअल है, मल्टाई एथनिक है, तो उसमें क्या चल रहा है? मेरा ख्याल है दे शुड बी वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मैं तो समझता हूँ कि जो चीज़ें हमारी अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी हैं हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो उर्दू छापने वाले पब्लिशर्स को देके, ठीक है, या इवन ऑक्सफर्ड और पेंगुइन जो पाकिस्तान बेस्ड है उनको देके, वी शुड फ्लोट इट टू द इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस। एंड आई बिलीव बस ये हिम्मत होनी चाहिए, आई बिलीव होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कभी भी हमारे अदब में हर वक्त अच्छा अदब तख्लीक होता रहा है, और वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाता रहता तो डेफिनेटली उसकी लीडरशिप होती। बहुत शुक्रिया नैयर, अपना वक्त देने का, हमें Thank ज्वाइन you. करने का। आपसे गुफ्तगू It was fun. बहुत अच्छी हुई। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये मुलाकात, मीट द ऑथर का एक और मुलाकात देखने का।